Hello students, how are you? I hope all are you good. First of all, I am introducing myself Budhani Tiwari from St. Francis Junior High School. Now I am your SST teacher. So today I am going to teach chapter chapter 11 Education and British Rule. तो बेटा इसका हाफ चैप्टर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, तो हाफ चैप्टर बचा है, इसको हम एक्सप्लेन आज करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है चैप्टर। कह रहा है इंडियन रिस्पांस। तो पहली हेडिंग क्या है? इंडियन रिस्पांस। उसके अंतर्गत एक हेडिंग और है जिसका नाम है एजेंडा फॉर नेशनल एजुकेशन। तो पहले लाइन है देयर वेयर मेनी थिंकर्स, मतलब उस टाइम कई ऐसे विचारक थे, कोई इंडिया में कई ऐसे लोग थे जो ये चाहते थे कि जो एजुकेशन है वो पूरे इंडिया में पूरा स्प्रेड हो जाए, फैल जाए। कुछ थिंकर्स ये जानते थे कि जो वेस्टर्न का एजुकेशन है वह हमारे मॉडर्न इंडिया को मॉडर्नाइज करने में, आधुनिकता लाने में हेल्प करेगा। वो उन्होंने कई ब्रिटिश को ये कोशिश की कि जो ब्रिटिश के लोग हैं कई सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ओपन करे। कुछ ऐसे लोग चाहते थे कि जो सिस्टम है एजुकेशन का, वो जो पीपल के लोग जो सिस्टम ओपन कर रहे हैं उसमें कई सारे चेंज किया जाए और सबको एजुकेशन का चांस मिल पाए। और अगर सबको एजुकेशन का चांस मिलेगा तभी हमारा जो नेशन है वह हम नेशनल बनेगा, वो एक ट्रू नेशनल बनेगा, एक अच्छा सत्य नेशनल बनेगा, राष्ट्र बनेगा। इसलिए जो रंगपुर मतलब नाउ ये डेज में उसको बांग्लादेश कहा जाता है, उसमें एक मूवमेंट हुआ जिसको नेशनल एजुकेशन मूवमेंट कहा जाता है, वो शुरू हुआ। इसने एक फर्स्ट नेशनल स्कूल बंगाल में ओपन किया। इसकी वजह से एक फर्स्ट नेशनल स्कूल बंगाल में ओपन हुआ। यहाँ इसके बाद एक प्रोटेस्ट हुआ। प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध। प्रोटेस्ट का मतलब होता है एक विरोध किया गया कि इसके पास रिप्रेसिव मेजर्स ऑफ द ब्रिटिश के सभी जो मेजर्स थे उसके अगेंस्ट लोगों ने एक प्रोटेस्ट किया। इसी बात सतीश चंद्र मुखर्जी जो थे उन्होंने वो ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने किया किसका? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन का, जिसको शॉर्ट फॉर्म में NCE कहते हैं। तो NCE स्टैंड फॉर द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन। कब? 1906 में ही उन्होंने क्या इस्टेब्लिश किया था? इन्होंने नेशनल कॉलेज को भी इस्टेब्लिश किया था। और ये जो स्कूल था और जो कॉलेज था वो किसके अंडर में था? NCE, जो कि NCE कहाँ पे है? कोलकाता में है। इसका एम इतना था कि जो सभी एजुकेशन के माध्यम हैं उसमें सभी लोगों को उनकी वर्नाकुलर लैंग्वेज में पढ़ा जाए। वर्नाकुलर लैंग्वेज मतलब जो उनका मदर टंग है, जो भी उनका लैंग्वेज है उसके लैंग्वेज में उनको पढ़ाया जाए, जिससे जो सिखाने की जो प्रोसेस है लर्निंग की वो इजी हो सके। और इंग्लिश को भी उन्होंने रिटेन कंपलसरी बनाया, लेकिन वो सेकेंड लैंग्वेज पे थी। पहले लैंग्वेज क्या थी? वर्नाकुलर लैंग्वेज थी, मदर टंग थी। धीरे धीरे उनकी जो कोशिश थी, उनका ये कोशिश था कि जो सब्जेक्ट है उनका प्रैक्टिकल वाइज पढ़ाया जाए। उनको मतलब प्रैक्टिकल वाइज स्टार्ट किया। सभी प्रोविज़न में जो स्टडी है जैसे कि फिजिकल साइंस, लिबरल आर्ट्स, कल्चर एंड ह्यूमनिज्म, ये सारी चीज़ें सभी को सिखाई जाए, प्रैक्टिकल तौर पे बताई जाए। ये लोग चाहते थे कि जो सभी लोग रिसर्च करें। कैसे रिसर्च करें? जो एंशिएंट इंडियन हमारी हिस्ट्री है उस पर रिसर्च करें, लोग प्रैक्टिकली काम करें, फिलॉसफी पे प्रैक्टिकली काम करें, इकोनॉमिक्स पे काम करें, पॉलिटिक्स पे काम करें, आर्ट और साइंस पे भी प्रैक्टिकली लोग काम करें। तो नेक्स्ट लाइन कह रही है नेशनल इंस्टीट्यूशन लाइक काशी विद्यापीठ एंड जामिया मिलिया इस्लामिया केम अप इन द 1920। तो 1920 में ये नेशनल इंस्टीट्यूशन जिसको काशी विद्यापीठ कहते हैं जो कि बनारस में है, जामिया मिलिया इस्लामिया है जो कि दिल्ली में है, ये सब स्थापित किए गए थे। महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर थे, उन्होंने भी ब्रिटिश की एजुकेशन पॉलिसी पे भी रिएक्ट किया। वो दोनों चाहते थे कि जो हमारी इंडिया है वह उसमें जो स्टूडेंट्स है वो स्टूडेंट्स से जानी जाए, उसके साथ भी स्टूडेंट्स भी जाने जाए। तो महात्मा गांधी थे, उन्होंने कहा कि जो एजुकेशन है उसकी इन्फीरियरिटी, उनको ये फील हुआ कि जो हमारे इंडिया का एजुकेशन वो इंस्लेव्स है, मतलब गुलामी वाले टाइप्स का है। तो उन्होंने चाहा कि जो एजुकेशन दी जा रही है इसकी वजह से हमारे इंडियन अपने लिए खुद का सेंस और डिग्निटी, प्राइड प्रोवाइड कर सके, मतलब वो अपने लिए खुद से सेंस उनके पास हो कि वो क्या कर रहे हैं, उनके पास थिंकिंग हो। तो उन्होंने महसूस किया ये जो मीडियम है इंस्ट्रक्शन का उसको इंडियन लैंग्वेज भी किया जाए और इंग्लिश भी किया जाए।
और जो उनकी चारों तरफ की सामाजिक तौर की सराउंडिंग है, ये सारे लैंग्वेज को मिला के उन्हें समझाया जाए। तो उनका ये कोशिश था कि लोग पढ़ें लिखें और अपना जो है सेल्फ हेल्प करें, हाईलाइटेड रहें, एजुकेशन उनका चलता रहे। इस तरीके से जो इनका एम्प्लॉयमेंट है लिबरेट हुआ और इसी तरीके से इंडिया से पॉवर्टी मतलब गरीबी को गायब किया जा सकता है, मतलब हटाया जा सकता है पॉवर्टी मतलब गरीबी को। तो इस तरीके से उन्होंने कोशिश की। तो इसके बाद गांधी जी के अकॉर्डिंग गांधी जी चाहते थे कि क्राफ्ट, आर्ट, हेल्थ, एजुकेशन, ये सब चीज़ों की जो स्कीम है उनकी एक स्कीम बनाई, स्कीम इंटीग्रेटेड की जाए स्कीम में, जिसको उन्होंने नई तालीम कहा गया। नई तालीम का मतलब है न्यू एजुकेशन प्रोग्राम कहा गया। वो चाहते थे कि वो उनका विश्वास है कि अगर किसी भी पर्सन का माइंड डेवलप करना है या फिर किसी का सोल डेवलप करना है तो उसके लिए न्यू एजुकेशन प्रोग्राम की ज़रूरत है। पीपल को ये चाहिए कि सभी लोग अपने हैंड से वर्क करें, क्राफ्ट के बारे में सीखें और वेरियस चीज़ों को ऑपरेट करना सीखें। तो इस तरीके से वो इम्प्रूवमेंट चाहते थे, अंडरस्टैंडिंग की स्किल्स में इम्प्रूवमेंट चाहते थे। तो नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, जो टैगोर थे, नेक्स्ट पॉइंट पे हैं, जो टैगोर थे वो भी चाहते थे कि जो स्टूडेंट्स है वो अपने इनफॉर्मल, जो उनके सामने फॉर्मल इन्वायरमेंट है, नेचर है, उसके साथ वो देखें, उसके साथ पढ़ें। उन्होंने रियलाइज़ किया कि जो इस्टेब्लिश्ड हो रहा है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का, तो उन्होंने इस्टेब्लिश किया एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का, जिसका नाम है विश्व भारती शांति निकेतन इन भोलपुर का मतलब है बंगाल को हिस्ट्री में भोलपुर कहा जाता था पहले, और अब उसको बंगाल कहा जाता था 1901 में, जो कि रूरल सेटिंग एरियाज़ में लोकेट करता है। ये जो है 100 किलोमीटर फ्रॉम कलकत्ता से दूरी पे है और कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में है। उनका मानना था कि जो चिल्ड्रन है, बच्चे हैं, उनकी क्रिएटिविटी और हारमोनी नेचर से रिलेटेड होनी चाहिए। तो उनको जो एजुकेशन मिलनी चाहिए ओपन एयर में मिलनी चाहिए, जिससे बच्चे विकसित हो सके। और इनके अकॉर्डिंग, चाइल्ड अकॉर्डिंग टू हिम, इनके अकॉर्डिंग जो बच्चे होते हैं, आते बेटा नेक्स्ट पेज पे, उनको सेल्फ लर्निंग बनना चाहिए। टीचर्स भी ऐसे काल्पनिक होने चाहिए जो उनको हर चीज़ सिखा सके। चाइल्ड भी प्रोवाइड हेल्प इन द डेवलपिंग दी एक क्यूरोसिटी, तो चाइल्ड जो है उनको क्यूरोसिटी को सिखा सके। वाइल जो महात्मा गांधी थे वाज टोटली अगेंस्ट, जो महात्मा गांधी थे वो हमेशा वेस्टर्न एजुकेशन के हमेशा ही अगेंस्ट रहे, क्योंकि वो चाहते थे कि जो उनके मशीन की जो टेक्नोलॉजी है उसकी पूजा की जा रही है, तो वो हमेशा वो अगेंस्ट रहते थे। तो टैगोर ने कोशिश की जो एलिमेंट जो मॉडर्न के एलिमेंट है और जो वेस्टर्न की सिविलाइजेशन है उसको इंडियन के ट्रेडिशन में ढाल कर एक बेस्ट एजुकेशन बनाया जाए, फिर जाके इंडियंस को एजुकेशन दी जाए। आ रही बात समझ, मतलब जो वेस्टर्न की पॉलिसीज़ हैं उसको, वेस्टर्न की जो सोच है वेस्टर्न मॉडर्न वाला वो उसको, और इंडिया जो उन्होंने सोचा है उसको सब कल्टीवेट मॉडरेट करके एक नई एजुकेशन बनाई जाए। तो इसी तरीके से उन्होंने सोचा कि साइंस, टेक्नोलॉजी और ये सब जो है, आर्ट, म्यूजिक और डांस सब एक साथ रहे, इसीलिए उन्होंने शांति निकेतन नाम की यूनिवर्सिटी को बनाया। ये जो इंस्टीट्यूशन है ये कहाँ पर डेवलप्ड है, प्रेजेंट के डे में इसको विश्व भारती यूनिवर्सिटी कहा जाता है, जिसको स्थापित किया गया था 1951 में। नेक्स्ट हेडिंग है बेटा वारधा स्कीम। तो वारधा स्कीम ऑफ एजुकेशन, आप देखते हैं वारधा स्कीम ऑफ एजुकेशन में क्या था। सबसे पहले कह रहे हैं इन 1937 में कांग्रेस मिनिस्ट्री एज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन इन द 7 मेजर प्रोविंस ऑफ द इंडिया। तो 1937 में कांग्रेस की जो मिनिस्ट्री थी उन्होंने एक लागू की 7 मेजर प्रोविंस इंडिया के 7 प्रांतों में ये चीज़ लागू की कि उसमें से मेजर जो कंसर्न है एजुकेशनल रिफॉर्म के, इसमें बनाया जाए, मतलब रिफॉर्म किया जाए इंडिया को। तो इन्होंने इन अक्टूबर के 1937 में ऑल इंडिया नेशनल एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस में वाज हेल्ड एट वारधा को बनाया गया। ठीक है, कब, 1937 अक्टूबर में ऑल इंडियन नेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस ने। इन्होंने क्या बनाया था, उस टाइम के प्रिसाइडिंग ओवर बाय महात्मा गांधी के प्रिसाइडिंग करने के बाद उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस डिसाइड की, जिसमें ये कॉन्फ्रेंस में ये चीज़ डिसाइड की गई कि डैट फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन वुड बी द प्रोवाइडेड फॉर 7 years ऑन नेशन वाइड बेसिस। द मीडियम ऑफ द इंस्ट्रक्शन हैड टू बी द मदर टंग ऑफ द स्टूडेंट्स हु रिसीव एजुकेशन। उन्होंने कहा कि एक कंपल्सरी एजुकेशन होनी चाहिए जो कि फ्री हो, और कितने सालों तक की हो, 7 सालों तक की हो, और सभी नेशन में वो प्रोवाइड की जाए, नेशन के बेस पे प्रोवाइड की जाए। और उसमें जो शिक्षा का जो एजुकेशन का मीडियम हो, इंस्ट्रक्शन का जो मीडियम हो, वो मदर टंग पे हो, जिससे जो स्टूडेंट्स है वो आसानी से अपनी एजुकेशन को रिसीव कर सकें। तो
इस तरीके से उनका कॉन्फ्रेंस था, एक्सेप्टेड किया गया, उनके प्रपोजल को एक्सेप्टेड किया गया, महात्मा गांधी के प्रोसेस को। उसके बाद एजुकेशन की जो विचारधाराएं हैं उनके पीरियड से सेंट्रल तक हो गई, मतलब मान लिया गया, उस पर वर्क किया गया। इसके बाद कहा गया कि इनकी ऑल एबिलिटी से ट्रेंड लोगों को एक सेंट्रल आइडिया मिला, एक मुख्य विचार मिला प्रैक्टिकल एजुकेशन के लिए, और इसके बाद बच्चों को भी इन्वायरमेंट मिला पढ़ने के लिए। इसके बाद इनकी कॉन्फ्रेंस को कमेटी में प्रोवाइड किया गया, जिसमें डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, उस टाइम के चेयरमैन थे। उन्होंने भी इस कमेटी में सबमिटेड अपनी रिपोर्ट को सबमिटेड किया। अब 2 दिसंबर 1937, कब 2 दिसंबर 1937 में इस एजुकेशन को स्कीम को सजेस्ट किया गया और प्रॉपरली इसके नाम को वारधा स्कीम नाम दिया गया, और इसको वारधा स्कीम से जानते हैं। सम ऑफ इट्स इंपॉर्टेंट फीचर आर एज फॉलो, इसमें से कुछ इसके इंपॉर्टेंट फीचर जो नीचे दिए गए हैं, जैसे कि दीज शुड बी स्ट्रेस ऑन द सेम बेसिस craft that may serve as the center of the instruction. The idea is to impart of the entire education through some industry or vocation. तो इनका मानना था कि जो बेसिक क्राफ्ट हैं उसको एक सेंट्रल इंस्ट्रक्शन के रूप में किया जाए, और इसमें जो आइडियाज़ हैं जो पार्ट्स ले रहे हैं वो एजुकेशन के तौर पे, इंडस्ट्री या वोकेशन के तौर पे रहे। मतलब ये जो इनकी शिक्षा तो एजुकेशन ये सीमित नहीं होनी चाहिए, मतलब इस तरीके से बच्चों को बनाए कि वो इंडस्ट्री या किसी भी चीज़ में भाग ले सके। और सेकंड कह रहा है, सेकंड पॉइंट क्या है, हम जब पर्पज़ है तो स्कीम जो इनकी स्कीम का पर्पज़ था वो ये था कि जो पीपुल्स हैं, जो लोग हैं, वो कैसे बने, सेल्फ सपोर्टिंग बने और अपने ही कोर्स को कंप्लीट करें। थर्ड क्या है, जो लोग हैं अपनी जीविका को जिए समझे और अपने ही स्किल को समझें। सभी लोग नॉन वायलेंट बने और जो है एक दूसरे के लिए हेल्प करें, मतलब इंडिविजुअल जो है स्नैच अप द लिविंग ओवर अदर्स विद द हेल्प ऑफ मशीन, और मशीन की हेल्प से एक नई तकनीक को समझे। नेक्स्ट पेज पे आते हैं बेटा, कह रहे जो इंस्ट्रक्शन है शुड बी द क्लोजली कोऑर्डिनेटेड विद द चाइल्ड। जो इंस्ट्रक्शन है वो कैसे कोऑर्डिनेट हो, बच्चों की लाइफ से, चिल्ड्रन की लाइफ से कोऑर्डिनेट होने चाहिए, संयोजित होने चाहिए। इसके बाद इनको फोकस किया जाए कि वो उनके घर में, विलेज के कार्ड्स में, एक्यूपेशन में उनका फोकस होना चाहिए। नेक्स्ट पैराग्राफ क्या है, इन 1944 द सेंट्रल एडवाइजरी, 1944 में जो सेंट्रल एडवाइजरी थे बोर्ड के एजुकेशन सबमिटेड, उन्होंने कंप्रेस किया कि जो रिपोर्ट बनाई जाए पोस्ट वार एजुकेशन डेवलपमेंट पे, जिसका नाम सैरगेंट रिपोर्ट कहा गया, उसमें ये दिखाया गया कि ये सबके लिए कंपलसरी कर दिया जाए कि सबको, सभी लड़कों और लड़कियों को एक फ्री एजुकेशन दी जाए, फ्री शिक्षा दी जाए। और इसका जो रोल होगा कहाँ तक, कितने सालों तक होगा, 6 सालों से लेकर 14 साल, मतलब 6 ईयर्स टू 14 ईयर तक हुआ। और जो सीनियर बेसिक मिडिल स्कूल होंगे वो फाइनल स्टेज बनाएंगे और स्कूल करियर जो है स्कूल की करियर के लिए मेजोरिटी देंगे, लोगों को स्कूल की करियर के लिए मेजोरिटी देंगे। धीरे धीरे जो इनका रिपोर्ट था वो रिकमेंडेड हुआ। उसके बाद मिडिल स्कूल स्टेज में इनके जो है प्रोविज़न से वैरायटी ऑफ द कोर्स दिए गए और कई सारे स्टूडेंट ओवर ए पीरियड ऑफ द 5 ईयर्स। उसके बाद इनके पीरियड को बढ़ा दिया गया कि अब ये जो पहले 6 से 14 तक था वो जो है 5 से 15 तक, सॉरी कहाँ तक कर दिया गया, इसने 5 ईयर्स टू 11 ईयर्स कर दिया है। इनके कोर्सेज को भी जो डिज़ाइन किया गया था वो इंडियन कल्चर से भी डिज़ाइन किया गया था और इस तरीके से प्रिपेयर किया गया था कि सभी लोग इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल ऑक्यूपेशन के लिए एंट्री ले सके और सभी की यूनिवर्सिटीज़ हो सके, वेल नोन से जानी जा सके। तो इस तरीके से उनको 11 ईयर तक हाई स्कूल तक मेन टॉपिक्स बनाए गए। इसमें 2 टाइप्स के थे, एक एकेडमिक था, एक टेक्निकल था, मतलब 2 टाइप्स के हाई स्कूल की शिक्षा उस टाइम की थी। और जो हाई स्कूल की शिक्षा थी वो कितने ईयर की थी, 6 ईयर की होती थी, मतलब पूरे हाई स्कूल की शिक्षा 6 सालों की होती थी। उसमें 2 तरह के टाइप्स के एकेडमिक होते थे, पहला एकेडमिक होता था, दूसरा टेक्निकल होता था। मतलब एक में आपको एकेडमिक चीज़ें सिखाई जाएंगी, दूसरे में टेक्निकल, जो आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव जो था, बोर्ड शुड बी द प्रोवाइड ए गुड ऑल राउंड एजुकेशन, ये जो दोनों ऑब्जेक्टिव थे वो दोनों ही ऑल राउंड एजुकेशन को कंबाइन करते थे, प्रिपरेशन करते थे लेटर स्टेज ऑफ द कैरियर्स, और जो बाद में आपके कैरियर के लिए एक स्टेज शामिल हो सकता था। तो आ जाते हैं नेक्स्ट हेडिंग, क्या करें, एजुकेशन सिस्टम इन द प्रिंसली स्टेट ऑफ बड़ौदा। तो इन द प्रिंसली स्टेट, प्रिंसली का मतलब ऐसे स्टेट जहाँ पे राजा के लोग या फिर शाही लोग शिक्षा को ग्रहण करते थे। तो प्रिंसली स्टेट था जिसमें ब्रिटिश एजुकेशनल पॉलिसी को एप्लीकेबल नहीं किया गया था, बस प्रिंसली में सभी लोग अपने कानून से पढ़ते थे, तो इसमें ब्रिटिश की पॉलिसीज़ का कोई एप्लीकेबल नहीं था। स्कूल में जैसे लाइक मायो कॉलेज इन अजमेर एंड सिकिंडा कॉलेज इन ग्वालियर को सेटअप किया गया, किसके लिए, एजुकेशन ऑफ द प्रिंसेस के एजुकेशन के लिए। हाउएवर वन फाइंड सम प्रिंसली, इसमें से कुछ प्रिंसली ऐसे पाए गए जो कि बहुत ज़्यादा बेटर थे, किसके, स्टेट ऑफ द ब्रिटिश इंडिया के
स्टेट से काफ़ी ज़्यादा बेटर पाए गए। बड़ौदा वाज अ प्रोबेबली बड़ौदा उस टाइम का एक अच्छा नाम जाने वाला था। महाराजा सयाजी राव थर्ड ऑफ द बड़ौदा 1863 सेट द यूनिवर्सिटी ऑफ द बड़ौदा। उन्होंने यूनिवर्सिटी की बड़ौदा को सेट किया और बेनिफिट्स किया। तो स्टूडेंट्स यहाँ के जो रूरल एरियाज़ के थे तो उन्होंने देखा, ठीक है। सर ऑरोबिंदो हु वाज अपॉइंटेड, जिन्होंने अपॉइंट किया था बड़ौदा कॉलेज को, उन्होंने एक प्राइमरी एजुकेशन कम बनाया जिसको प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी बनाया कि सभी को प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी है। इसके बाद इन्होंने स्टार्ट किया लाइब्रेरी मूवमेंट को, जिसके किसके लिए, एडल्ट एजुकेशन स्कीम के लिए। उन्होंने एक वाज ऑर्डर भी पास किया था 1891 में, जिसके पास ये था कि सभी गांव के लोग अपने अपने स्कूल मास्टर को मेंटेन करेंगे। और प्राइमरी एजुकेशन में कई सारे ये कंपलसरी किया गया कि जो बॉयज़ हैं वो 7 ईयर से लेकर 12 ईयर तक पढ़ेंगे, कंपलसरी है उनका पढ़ना। और गर्ल्स का 7 से लेकर 10 ईयर्स तक एज तक पढ़ने के लिए कंपलसरी किया। उनके ऑर्डर में ये चीज़ थी। इन 1945 में, और 1945 में उन्होंने क्या कि 3 लाख चिल्ड्रन ऐसे थे जिन्होंने कितना 2614 स्कूल को अटेंड किया। और ये जो स्कूल्स थे वो स्टेट वाइज थी, मतलब हर स्टेट में कंपलसरी था स्कूल। तो इनकी जो लिटरेसी थी रेट, जो इनकी शिक्षा की रेट थी, दर थी, वह 41% थी बड़ौदा में 1931 में, और रॉयल पेरेंटेज जबकि मुंबई में 24% थी, ठीक है। महाराजा सयाजी राव जो ये यूनिवर्सिटी थी, इसका फाउंडर कौन थे, उनके ही ग्रैंड सर थे जिनका नाम था सर प्रताप सिंह राव गेवखड़। तो बेटा ध्यान से पढ़िएगा, जो भी नहीं समझ में आएगा आप बताइएगा।